आपको पता है आपने लास्ट अपने जो क्लास थी आपकी 10th क्लास उसमें भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, किसमें होती है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स। इसीलिए कहा जाता है, अगर हम कहें प्लांट्स जो कि जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑन अर्थ। ये जो वर्ड हम प्रोड्यूसर वर्ड यूज करते हैं, प्रोड्यूसर मीन दे मेक फूड which is a source of energy for themselves as well as for other organisms of अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अपने लिए तो ठीक है, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है, वो फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनके लिए भी सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं से ही है। आप सभी ने एक टर्म सुनी होगी, व्हिच वन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होल यूनिवर्स, या हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, अपने प्लेनेट अर्थ की बात करें, तो क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो एक रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म है। रेडिएंट एनर्जी है जो सन से हमें मिलती है। इस एनर्जी को हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, हालांकि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी, बट वी कैन नॉट यूज द सोलर और रेडिएंट एनर्जी डायरेक्टली, we have to convert it into another form. So plant perform this task. Plant सबसे पहले हैं जो लाइट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, या सन में से बहुत सारी रेडिएशन आती है, सारी की सारी रेडिएशंस को यूज नहीं किया जाता। एक लिमिटेड वेवलेंथ एनर्जी की जिसको प्लांट यूज करते हैं, मतलब जो भी सनलाइट आ रही है वो सारी नहीं यूज होती, उसकी एक लिमिटेड वेवलेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं? PAR। PAR किसी को पता है फुल फॉर्म PAR की क्या होती है? किसी बच्चे ने सुना होगा? PAR is photosynthetically active रेडिएशन। वो रेडिएशंस जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितने से कितने वेवलेंथ की होती है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, विप्योर पढ़ा होगा, वो PAR के अंदर ही आता है, ठीक है। उसमें से भी सबसे ज्यादा किसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो भी वेरी होगा, तो आपको उसमें पता होगी, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं प्लांट्स। जो प्लांट्स अब इसका यूज करेंगे, इस रेडिएशन एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी जो है, आपने बहुत सारी फॉर्म्स एनर्जी की सुनी होगी, है ना, जैसे आप सुनते हैं काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म सुनी है। तो which form our body uses? That is chemical energy. What is chemical energy? It is the energy which is present inside the bonds of chemicals. जितने भी आपके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की वर्ड हम बात करें, उनके बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, that is known as chemical energy. जब भी वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो उनमें से ये ब्रेक डाउन होते गए ये एनर्जी रिलीज होती है। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उन सब के बॉन्ड्स में एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है, बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो,
कोई भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो हमारे में हम स्टोर करते हैं या जो प्लांट्स बना रहा है वो एनर्जी बना रहा है ऐसे बॉन्ड में जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। स्टोर तो सभी में, मैंने अभी बताया आपको, सभी बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर है, लेकिन प्लांट बनाते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स दैट आर bonds of ATP, that is high energy phosphate bonds। सारे बॉन्ड्स में होती है, लेकिन जो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ व्हाट इज एडिनोसाइन, क्या होता है याद है किसी को? व्हाट इज एडनिन? अभी आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ के हैं, रिवाइज करवाएंगे। एडिनोसिन, एडनिन इज नॉट अ न्यूक्लिक एसिड, एडनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस। हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, these were nitrogenous bases। लेकिन what is adenosine? Adenosine is a nucleoside। फॉस्फेट सेपरेट हो जाए और बाकी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड हमने ये बनाया था, अगर आप भूल चुके होंगे मेरे ख्याल से, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस, दैट इज शुगर, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। Now if you remove phosphate group from here, the remaining part is known as nucleoside। इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और अगर हम प्लस करते हैं इसमें फॉस्फेट तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड और इसके साथ 3 फॉस्फेट, मीन एडिनोसिन के साथ बेसिकली ऐसे 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 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एंड दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स विच स्टोर एनर्जी। हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए जब भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कोई ऐसी प्रोसेस होती है, तो वहां पे क्या होता है, हम कहते हैं एटीपी का यूज होता है। एटीपी का यूज कैसे होता है? जैसे एटीपी है, एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया और एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया। पीआई वर्ड हम यूज कर लेते हैं हाई एनर्जी यूज के लिए। और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट हमने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया तो डाइफॉस्फेट। तो जब भी ये टर्मिनल जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो जब ये टूटेगा तो जिस प्रोसेस में भी इसका यूज होगा वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है इस प्रोसेस की को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप में है, एक एक करके ये टूटते हैं। ठीक है, एक और टूट गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब मोनो का मतलब एक, एडिनोसिन के साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो केमिकल फॉर्म में एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है। ध्यान रखना, आज तक हम एक कंफ्यूज वर्ड यूज करते रहते हैं, हमारी बच्चों को ये लगता है एनर्जी मीन एटीपी। एटीपी करेंसी में और वैल्यू में फर्क होता है ना? आप मनी लेके जाते हो, मनी की तो वैल्यू है। मनी तो क्या है? कोइन है, कोइन है या नोट है या पेपर है, कुछ ऐसा है। वो क्या है? नॉर्मली भी तो पेपर, आपकी नोटबुक में भी तो पेपर से बना है ना? आप पेपर के बदले में आपको नहीं दिया जा सकता कुछ, लेकिन उस पेपर के बदले में दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी कुछ वैल्यू डिफाइन कर रखी कि इसकी ये वैल्यू है। बात तो वही है, जैसे मैं कहता हूँ ग्लूकोज, दैट इज अ केमिकल। एटीपी, दैट इज आल्सो अ मॉलिक्यूल, वो भी एक मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है ग्लूकोज। और एटीपी भी क्या है? बायोमॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में वो वैल्यू नहीं है जो इसके बॉन्ड्स के अंदर है। तो आपने ध्यान रखना, करेंसी का मतलब आपका एक बायोमॉलिक्यूल है, उसके अंदर स्टोर की है, उसमें कैपेसिटी है, वो ज्यादा स्टोर कर सकता है, उस कागज की कैपेसिटी, उसकी वैल्यू उसने स्टोर कर रखी है, बाकी इन्होंने नहीं कर रखी। बाकी ग्लूकोज है, कोई और केमिकल हम यूज कर देते हैं कि उसमें नहीं है, बॉन्ड्स में हो सकता है उसकी एनर्जी हो। आप इस कागज को बेचेंगे, आपको रद्दी वाला पैसे दे देगा, इतनी सी तो वैल्यू इसने भी रखी हुई है, समझ रहे हो आप? लेकिन नोट की ज्यादा है। तो यही बात है, एटीपी सिंपल बायोमॉलिक्यूल, बट its specialty is that
इट हैज हाई एनर्जी बॉन्ड्स, इसके अंदर इसने बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रखी है, इसलिए ये स्पेशल है। इसलिए कहते हैं एनर्जी, आप ऐसे लिखते एनर्जी भी नहीं देती, नो, टोटली रॉन्ग। हाँ, आप ये कह सकते हैं इट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हिच हैज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स, ठीक है। तो हम एटीपी की फॉर्म में इसी के बॉन्ड्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, इन्हीं की कैपेबिलिटी है ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड ही क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बताएं पहले। आपने फोटोसिंथेसिस सभी ने पढ़ रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही पॉइंट्स मैं बार बार पूछूंगी, इसलिए ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले जो इनका मेन फंक्शन है, दे प्रिपेयर फूड, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग रेडिएंट एनर्जी, दे प्रिपेयर ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस, दे रिलीज जो बाकी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, कोई और इंपॉर्टेंस बता सकता है? कोई भी और इंपॉर्टेंस किस चीज का? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शन होता है फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है इसमें टच में कभी कहीं अपने आप लिखा जा रहा है। अच्छा ठीक, फिक्सेशन ऑफ CO2 में जितने बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब रिलीज करते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो CO2 रिलीज करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में। हाँ भाई समीर, तेरे को बैठो। तो आपने इतना याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ CO2 हो रहा है, तो सॉरी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो उसमें क्या होती है? CO2 रिलीज होती है। तो वो CO2 यू जो है उसको अगर वो एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती है तो क्या दिक्कत आएगी? एनवायरनमेंट में वो CO2 इकट्ठी होती जाए तो आपको पता है CO2 इज ग्रीन हाउस गैस, है ना? इट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसका, कि ये CO2 को फिक्स करते हैं। फिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फिक्सेशन, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना है, इसी फॉर्म में मैं सुनूंगी कहीं पे भी किसी का भी फिक्सेशन में, जैसे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ते हैं, इन द सेम वे CO2 फिक्सेशन हम पढ़ते हैं। इट मींस उसी फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते, तो हम किसी और मॉलिक्यूल के साथ उसको ज्वाइन करते हैं ताकि हम उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, दैट इज CO2। अब CO2 को हम किसके साथ करते हैं? प्लांट्स, वाटर के साथ। कैलिब्रेशन की तो चीजें होती हैं,
ठीक है। CO2 और वाटर इन दोनों को ज्वाइन करके ग्लूकोज जो कि एक यूजेबल फॉर्म है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाते हैं मेन फोटोसिंथेसिस पे। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में काफी कुछ 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं, कई आपने किए होंगे और कई आपने सिर्फ पढ़े ही होंगे। जैसे हम कहते हैं प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis, CO2 is necessary for photosynthesis। 3 एक्सपेरिमेंट हैं आपकी बुक में। एक एक्सपेरिमेंट में तो आपको बताया जाता है कि आप एक प्लांट लें, उसको डार्क रूम में 3 डेज के लिए प्लेस करें, है ना, डिस्टार्च कर दें उसको, फिर उसके बाद उसके एक लीफ को क्लिप कर दो, क्लिप करने के बाद आप उसको सनलाइट में ले आओ, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन वो वाला पार्ट लीफ का जो क्लिप किया होता है, ठीक है, ये पार्ट हमने क्लिप कर दिया, तो इस पार्ट में क्या होगा, आप सनलाइट में आओगे, हम कहते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, किसी को याद है? सबसे पहले हम इसको अल्कोहल में, पहले तो बॉइलिंग वाटर में, ताकि इनकी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उनका ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको अल्कोहल में बॉइल करते हैं, वाटर बाथ के थ्रू या सैंड बाथ के थ्रू हम इसको बॉइल करते हैं। बॉइल अल्कोहल में क्यों करते हैं, अल्कोहल में क्यों बॉइल किया जाता है? आपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी किए होंगे लर्न, क्योंकि इसी में से आते हैं प्रैक्टिकल के। अल्कोहल में क्यों बॉइल करते हैं इसको? टू रिमूव इट्स क्लोरोफिल बिकॉज इट कैन इंटरफेयर विद द स्टेनिंग प्रोसीजर। अगर आप बाद में इसको आयोडीन के साथ स्टेन करते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें पहले से भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तो वो प्रॉपर कलर नहीं आएगा, तो हमें पहले इसको रिमूव करना होता है, इसलिए अल्कोहल में बॉइल करते हैं। उसका सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, उसके बाद हम उसको वार्म वाटर में वॉश करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो कहाँ पे कलर आता है? इस पार्ट में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा? किस पार्ट में कलर आएगा? अरे इतना तो याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ए एंड सी। बी में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लिप पार्ट था जिसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ी थी, तो उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो वहां पे स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना क्योंकि आयोडीन स्टार्च को भी स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। इट मींस कि अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी जिस पार्ट में, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक ही एक्सपेरिमेंट था, एक था आपका क्लोरोफिल वेरीगेटेड लीफ का, जिसमें 2 कलर होते हैं, साइड में व्हाइटिश होता है, ऐसे वाले वेरीगेटेड का था, पता नहीं आपने किया होगा नहीं। एक और एक्सपेरिमेंट होता है CO2 का, KOH के सॉल्यूशन में उसको लीफ को आधा डाल के रखते हैं, जिसमें उसमें हाँ जार में रखते हैं, उसमें KOH रखा जाता है और ये वो अब्जॉर्ब करता रहता है CO2 को। ये वाला एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं मुझे नहीं पता आपने किया होगा नहीं किया होगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बताए जाते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग के थे या इससे पहले भी कुछ था? फोटोसिंथेसिस आज हम जानते हैं, उसमें तो हमने पहले प्रूव कर दिया कि CO2 भी जरूरी है, जो है सनलाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के बारे में जो सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट थे, स्टार्टिंग फेज के एक्सपेरिमेंट थे, जिन्होंने बताया था कि एयर में ऑक्सीजन और ये पार्ट है, और उसके बाद कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, या प्लांट भी कुछ रोल प्ले कर रहा है, एनिमल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो बहुत पुराने वाले एक्सपेरिमेंट थे। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया था जैन इंजन हाउस ने। सॉरी, आपका है फॉर जोसेफ प्रिस्ले का। कौन सा वाला आ गया? जोसेफ प्रिस्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, इसने एक बेल जार लिया, ठीक है, बेल जार जो ग्लास का बेल जार था, उसमें इसने क्या किया, एक कैंडल को रखा,
ठीक है, बेल जार लिया इसने इस तरह से। ठीक है, ये ग्लास बेल जार था और यहाँ से इसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, ज्यादातर वैसलीन यूज करते हैं जिसकी कॉर्नर्स होते हैं ताकि एयर ना तो एंटर कर पाए ना बाहर जा पाए। तो इसमें इसने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल को रख दिया। ठीक है, वो कैंडल जो है काफी देर तक बर्न होती रही, बाद में बुझ गई। ठीक है, तो उसके बाद इसने कहा कि इसको पता नहीं चला कि बुझी क्यों है, क्या हुआ। इसने क्या किया, उस बेल जार में इसको रिमूव किया और उसके बाद एक यहाँ पे रैट यहाँ पे रखा। कुछ टाइम बाद उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, फिर इसने ये जोसेफ प्रिस्ले को ये लगा कि ये जो चाहे वो बर्निंग कैंडल है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, जो इसके अंदर की एयर है उसको डैमेज कर रहे हैं वो, या उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे एयर का कोई पार्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है और जो बर्निंग कैंडल है वो बाद में बुझ जाती है। तो इसने ये बोला। उसके बाद उसने क्या किया कि इसमें एक प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट उसने इसके साथ में रख दिया। पहले इसमें से रैट हटाया और इसमें मिंट प्लांट एक प्लेस कर दिया उसने। ठीक है, तो उसने देखा कई दिनों तक वो कैंडल भी जलती रही और वो प्लांट भी सरवाइव करता रहा। फिर उसने बीच में इसको निकाला और माइस को रखा, तब भी उसने देखा कि वो काफी दिनों तक जिंदा रहा उसके अंदर। ठीक है, तो इट मींस उसने क्या कहा कि बाद में उसने ये तो नहीं बता पाया कि क्या हुआ। उसने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी डैमेज ऑर्गेनिज्म एयर को करते हैं उसको रिस्टोर करता है प्लांट। प्लांट उस एयर को ऐड करता जा रहा है। जो कौन डैमेज, उसने ये नहीं बोला O2 ले रहे हैं या CO2, कुछ नहीं बोला उसने ऐसा। उसने ये प्रूव किया कि कुछ ऐसा पार्ट है एयर का जो कि ये बर्निंग कैंडल और एनिमल यूज कर रहे थे उसको खत्म कर रहे थे या डैमेज कर रहे थे, और उसको रिस्टोर कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। ठीक है, आज तो हमें पता है कि भाई ये क्या कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, CO2 को यूज कर रहा है, जो वो रिलीज कर रहा है। प्लांट क्या दे रहा है, O2 जिसको वो यूज कर रहा है। उसने इस टाइम पे ये नहीं बताया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी ये सारा चेंज वो करता गया कैंडल के लिए, मान लो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसमें कैंडल उसने चेंज नहीं किया। जैसे कैंडल जलाई 2-3 बार करता था इस एक्सपेरिमेंट को कि जला के रखनी कितने टाइम बाद बुझ जाती है, लेकिन वो इस बेल जार को उठाता नहीं था, इसको ऐसे प्लेस रखता था और कैंडल को जलाता था। आप बताएंगे वो कैंडल को कैसे जलाता था? वो बेल जार को उठाता नहीं, कैंडल बुझ गई फिर से जला देता। कोई बच्चा बताए कि वो कैसे जलाता होगा कैंडल? सनलाइट में लाइट से कैसे जला देगा? कैसे जलाएगा? मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई से मैग्नीफाई होता है। दो तरह के लेंस पता होंगे, कौन कौन से? कॉन्केव एंड कन्वेक्स। क्वालिटीज पता है उनकी? कौन सा जो है रेज को जो है एक पॉइंट पे आके कर देता है, तो उसने क्या किया उस लेंस से, ठीक है, इस चीज को उस लेंस से वो, इसलिए वो अपने एपरेटस को नहीं हटाता था, तो उसी लेंस से वो इस कैंडल को जला दिया करता था, फिर से देखता था कि कितने टाइम बाद बुझ गई है। तो ये बार बार एक्सपेरिमेंट्स में बेल जार को नहीं उठाता था। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी, अपना दिमाग भी यूज करना है। तीनों साइंसेस कंबाइंड हैं, चाहे आप बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो और केमिस्ट्री ले लो, ज्वाइन होके साइंस बनती है ना। आपने तो साइंस ही पढ़ी आज तक। तो ये जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने ये चीज प्रूव की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए सेकंड, दैट इज जैन एंजनहाउस। इसने क्या किया, इसने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सेम टाइम पे उसका चल रहा था, ठीक है, 70s की बात है, 70s में ही इसका चल रहा था एक्सपेरिमेंट, सेम ही टाइम पे।
तो उसने इसी के सेटअप का यूज किया और इसके सेटअप को कभी वो सनलाइट में लेके जाता था, कभी अंधेरे कमरे में रख देता था। तो उसने देखा कि अगर हम इसको डार्क रूम में रखेंगे तो ये नहीं होगा, वो बुझ जाएगी, और अगर हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो कंटिन्यूड रहेगा। इट मींस कि ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, अब बर्निंग कैंडल को तो आप अंधेरे कमरे में भी रख दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा था? प्लांट के ऊपर। तब उसने बताया कि जब हम सनलाइट में रखते हैं तो प्लांट उस सनलाइट का यूज करके अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू, वो ये नहीं बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करता है, नो, फोटोसिंथेसिस तो बाद में ही पता चला क्या क्या होता है। उन्होंने कहा जो भी प्रोसेस प्लांट यूज कर रहा है टू रीस्टोर द एयर, इट ओनली परफॉर्म इट in the presence of sunlight, but in the dark room ये उसको परफॉर्म नहीं करता। इट मींस इसकी प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही जैन इंजन हाउस ने देखा था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में छोटे छोटे उनकी सरफेस के ऊपर बबल्स निकल के आते हैं, जो कि नाइट टाइम में नहीं निकलते हैं, सिर्फ डे टाइम में वो बबल्स निकलते हैं। बाद में उसी ने आइडेंटिफाई किया था द बबल्स एज O2 गैस, क्योंकि जब वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो O2 गैस रिलीज होती है, तो एक्वेटिक प्लांट में O2 रिलीज होगी तो वहां से तो बबल बनेगा। तो उसने कहा ये जो बबल्स हैं ये ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं। क्लियर है सभी को? ये दो एक्सपेरिमेंट दोनों सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे नहीं करूंगी ये दो एक्सपेरिमेंट, फिर 3 एक्सपेरिमेंट आगे वाली हैं, इकट्ठे नहीं करवा रही हूं, नहीं तो सबको इकट्ठा कर दोगे तुम लोग। किसी को पूछूंगी ना आपसे कल पहले कि क्या हर एक बच्चे से इंडिविजुअली पूछा जाएगा कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को भी? किसी को? हाँ बेटा। ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी जैन ही करी। ऑक्सीजन देखो गैसेस हमें पता थी, लेकिन प्लांट्स किसको यूज कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे थे अपार्ट, क्योंकि एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। तो इसीलिए तो जोसेफ प्रिस्टली ने भी कहा था कि एयर का कुछ पार्ट, उसने एयर ही वर्ड यूज कर दिया था क्योंकि ऑक्सीजन इनको डिस्टिंग्विश वो नहीं कर सकते थे। बाद में धीरे धीरे प्रूव हुआ जब वो देखा गया कि कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन इसने तो कहा था कि डैमेज, इसने सिर्फ वर्ड यूज किया था कि जो बर्निंग कैंडल है और रेड है ये एयर को डैमेज कर रहे हैं, और जो डैमेज वो एयर को करते हैं उसको रिस्टोर करता है प्लांट, वो चीज इसने की थी। और जो जैन इंजन हाउस है इसने 3 चीजें बता दी थी। पहली इसने सनलाइट का रोल बता दिया था कि रिस्टोरिंग प्रोसेस में जो भी हो रही है उसमें सनलाइट का यूज हो रहा है। दूसरा उसने बताया था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डे टाइम में बबल रिलीज करते हैं, नाइट टाइम में नहीं कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट उसने बताया था कि जो इवॉल्व हो रही है डे टाइम में दैट इज ऑक्सीजन गैस। क्लियर है सभी को? ठीक है, आज का आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।